सम्मान कैपिटल देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक, जिसका पहले नाम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था और पहले इन्होंने इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज के तौर की सब्सिडी के तौर पर कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी के पास करीबन करीबन 65,000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट अंडर मैनेजमेंट है और एक बड़ी डील कंपनी ने की है। IHC इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ये इस कंपनी में नया निवेश करने जा रही है और निवेश भी है बड़ा, $1 बिलियन के आसपास का वारंट्स के जरिए होगा और उसके बाद ये कंपनी के प्रमोटर बनेंगे। 43.5% हिस्सेदारी होगी, 26% का ओपन ऑफर आएगा, ₹139 के दाम पर हुई है ये डील। इस डील की क्या खासियत है और अब सम्मान कैपिटल के इन्वेस्टर्स के लिए आगे किस तरह का डायरेक्शन बनता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सम्मान कैपिटल के MD और CEO गगन बंगा साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में। आपने गोवा इंस्टीट्यूट की ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग में MBA की डिग्री हासिल की है। 2000 से आप कंपनी के साथ हैं। 2004 में गगन बंगा साहब कंपनी के CEO बने थे और उसके बाद से देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कंपनी को शामिल करने में उनका बड़ा योगदान है। गगन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले बताएं सर कि क्या इरादा था इतने बड़े इन्वेस्टर्स को कंपनी में लाने के पीछे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डील है, $1 बिलियन के आसपास की है, तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या थी? सम्मान कैपिटल एक कंसोलिडेशन जर्नी में है पिछले 7 साल से और उसको मैं 3 हिस्सों में बांटूं तो पहले 3 साल 2018 से 2021 हमको अपने आप को स्टेबलाइज करने में लग गए। IL&FS का क्राइसिस हुआ, उसके बाद कोविड आया, तो वो सब टाइम पे अपने आप को स्टेबल रखने की ज़रूरत थी। 21 से 23 तक हमने उस स्टेबलाइजेशन को कंसोलिडेट किया। 24 में हमने इक्विटी कैपिटल रेज़ किया और तकरीबन 5,000 करोड़, जो एक बिज़नेस एज़ यूजुअल की तरफ हमें लेके गया। अब 25-26 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स हमें ऐसे लगता है कि जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो बड़ी बैलेंस शीट होती है उसको रीसेट करने में 6 से 8 साल लगते हैं। अब वो समय आ गया है कि अब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। ग्रोथ एक NBFC में तभी आ सकता है अगर उसकी फाउंडेशन सॉलिड है। राइट। फाउंडेशन इक्विटी से सॉलिड होती है, मोर देन इक्विटी किस नेचर की इक्विटी है। सो IHC जैसी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप, उनकी ये इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज फोरे उस इक्विटी को बहुत सॉलिड बनाती। उसके बेसिस पे अब जो हमें 4 गुना लेवरेज करना होता है, लेवरेज के ऊपर एक बिल्डिंग बनानी होती है जिससे कि हम एफिशिएंट क्रेडिट डिस्पेंशन कर सकें, वो अच्छे से बनेगी। सो पूरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप अपनी नींव को सॉलिड कीजिए, एक सॉलिड पार्टनर लेके आइए जिससे कि अगले अब जो 20 साल हैं, जो इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी साल है और कंपनी के लिए भी बहुत ज़रूरी साल है, और मैं पर्सनली अगले 20 साल के लिए बहुत बुलिश हूँ, कंपनी पे भी और इंडिया पे भी। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये बहुत टाइमली डील है। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, आपकी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने कभी डीले नहीं किया, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, रेटिंग्स हमेशा से आपकी हाईएस्ट रही है, राइट ना? आपको फंड रेजिंग में कभी इश्यूज आए, चाहे वो इक्विटी हो चाहे डेट हो, तो फिर क्या वजह है कि आपको वाकई में इतना बड़ा प्रमोटर चाहिए जो आपसे बड़ा हो जाए कंपनी में? नहीं, मैं तो प्रमोटर हूँ नहीं चाहिए, मैं तो मैं प्रोफेशनल हूँ। हाँ, जी जी। और मैं एज अ प्रोफेशनल एक कंजर्वेटिव तरीके से पिछले 5-7 साल से कंपनी को चला रहा हूँ। उससे पहले जो 10 साल थे उसमें भी जो हमारी बोरोइंग प्रोग्राम थी उस पर हमने बहुत ध्यान दिया था। तो जब ये क्राइसिस आया तो बोरोइंग प्रोग्राम में डेप्थ थी, ड्यूरेशन था, बहुत सारे बोरोवर थे, तो ये नहीं कि एकदम से लेंडर थे तो ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से सबको अपने पैसे वापस चाहिए। तो इसलिए 7 साल नेविगेट हो गए। नाउ अब इस एक्सपीरियंस के बाद ये तो बहुत माइंड में क्लैरिटी है कि एक NBFC बिजनेस की लायबिलिटी ही उसकी रियल एसेट है। राइट। अगर आपका बोरोइंग प्रोग्राम सॉलिड है तभी आप कंटिन्यूसली ग्रोथ शेयर होल्डर को दे सकते हैं। और अगर आपको ये जिगजैग अवॉइड करना है कि कभी तो आप 22% ROE दे रहे हैं, कभी आप 35% ग्रो कर रहे हैं, कभी आप 35% डी ग्रो कर रहे हैं, तो एक सॉलिड प्रमोटर, एक सॉलिड इन्वेस्टर, उसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो आज जिस पे चर्चा होती है पर उतनी रेलेवेंस नहीं हो रही, आज जिस तरीके से लोन डिस्पेंस हो रहा है,
जो उसका क्रेडिट प्रोसेस है, आज से 10 साल बाद वो नहीं होगा। हम्म, तो उसके लिए क्या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, हम्म, किस तरीके से आप उस फ्यूचर में भी रेलेवेंट रहेंगे। हम्म, आदमी को लोन चाहिए होगा, ज़रूर चाहिए होगा, क्या वो आपसे लेगा हम्म, या किसी और से लेगा, हम्म, विल बी एन आउटकम ऑफ योर प्रोडक्ट। हम्म, तो उसमें भी आईएचसी का जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी कंपनीज में हेविली इन्वेस्टेड है, उस इकोसिस्टम के का पार्ट बनना हमारे को फ्यूचर रेडी करता है, बोथ फ्रॉम अ कैपिटल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। अब दूसरी साइड आते हैं, हमसे लोन लेगा कौन। जी, तो हम फुली फोकस्ड हैं लोअर टू मिड इनकम इंडिया पे, ओके, राइट। वो एक बहुत ही एक्सपैंडिंग बेस है। उस एक्सपैंडिंग बेस में मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग एवरी ईयर, पीपल आर राइजिंग अबव बेसिक नेसेसिटीज। एंड अब किसी को फ़ोन चाहिए, जिसके पास फ़ोन है उसको टीवी चाहिए, जिसके पास टीवी है उसको स्कूटर चाहिए। तो आप पूरे इकोसिस्टम के अंदर लेंडिंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, आपका सेगमेंट डिफाइंड है, आपके पास कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है। तो द वर्ल्ड इज़ नाउ व्हाट वी हैव टू गो बिहाइंड। प्राइसिंग पर मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। 139 रुपीज़ की प्राइसिंग में आपने दिया है। आपका राइट्स इशू थोड़े समय पहले पे मेरे ख्याल से 150 के आसपास आया था। क्या आपको नहीं लगता है जब आप कंट्रोलिंग स्टेक दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ला रहे हैं, आई एम श्योर आप बोर्ड सीट्स भी उन्हें देंगे, तो क्या थोड़ी प्राइसिंग और बेहतर होनी चाहिए थी? देखिए, एक आदमी जब एक एनबीएफसी के अंदर प्रमोटर बनता है, तो अनलाइक अदर कंपनीज जहाँ पे एक कंट्रोल प्रीमियम की बहुत अलग डायमेंशन में ये होती है, जो ये इतने लेवर्ड बिजनेसेस होते हैं, इधर प्रमोटर की बहुत ही ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये प्रमोटर ऐसा नहीं है कि इस स्टेक को लेवरेज करके कुछ और करेंगे, ये उनका फाइनेंशियल सर्विसेज है, उन्होंने कैपिटल कंपनी के अंदर दिया है और उस चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। आज 2 साल के अंदर वो लाख 1.5 लाख करोड़ के बोरोइंग प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। सो उतनी ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर या इवन मैनेजमेंट की नहीं। सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर ये आज मैं देखूं तो दे हैव रियली स्टक देयर नेक आउट, राइट, in a very complex country, from a operating environment, राइट, जो उनके हिसाब से अप्रोप्रिएट प्राइस है, जो वैल्यूअर के हिसाब से अप्रोप्रिएट प्राइस है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए अप्रोप्रिएट प्राइस। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर मेरी समझ से आज ये नहीं उनको सोचना चाहिए कि आज क्या प्राइस पे कोई एंटर कर रहा है, क्या वो आरओई इंक्रीज कर सकते हैं। आज हम 8-9% आरओई पे है। मैं आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ 3 साल बाद ये कंपनी 15-16% आरओई पे होगी। वंडरफुल। तो वो रियल वैल्यू अनलॉकिंग है माइनॉरिटी शेयर होल्डर की वर्सेस डाइल्यूशन। तो जाहिर सी बात है बोर्ड भी थोड़ा अलग से बनेगा। क्या उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बोर्ड और डे टू डे मैनेजमेंट में रहेगा या कंपनी गगन मंगा साहब भी चलाएंगे? क्योंकि सम्मान कैपिटल और आईबुल हाउसिंग को लोग आपके नाम से जानते हैं। देखिए, प्रमोटर हैं, उनसे चर्चा हुई है ऑन स्ट्रैटेजी। वो बहुत क्लियर हैं कि वो बोर्ड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बड़ी मुश्किल से पिछले 7 साल में ट्रांजिशन की है, उसको वो ट्रांसफॉर्म फर्दर नहीं करना चाहते। और मेरी बहुत इच्छा रही है कि ये कंपनी सम्मान कैपिटल हो और इसकी जो परसेप्शन है वो गगन बांगा प्राइवेट लिमिटेड ना हो, राइट। तो उस तरीके से एज अ प्रोफेशनल सीईओ मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एक एज अ प्रोफेशनल मैनेजर चलाऊं। अब वो प्रमोटर हैं, उनको फ्यूचर स्ट्रैटेजी ड्राइव करनी है। जितनी मेरे को अभी तक मैसेजिंग है वो यही है कि वो मैनेजमेंट टीम के हाथ में देंगे। मैनेजमेंट टीम पे उनको विश्वास है। आज उन्होंने उन्हीं को बैक किया है, ओके, मेरे और मेरे कॉलीग्स को बैक किया है। और बोर्ड से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी नहीं कि कल आके नीचे कुछ होने वाला है जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड इमेजिन 6 to 12 months आफ्टर देयर इन्वेस्टमेंट इज व्हेन द मेजॉरिटी बोर्ड विल बी देयर्स। तब तक थिंग्स आर एज दे आर एंड वो मैनेजमेंट के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। क्योंकि गगन जी ये आपके निवेशक ये ज़रूर अच्छे से समझना चाहते हैं कि अल्टीमेटली क्योंकि आपके हाथों में अब तक रही है ऑपरेशनली, तो वो चाहते भी हैं कि इसको क्लैरिटी रहे। जो आपने कहा भी कि
बोर्ड भले ही बदलेगा, लेकिन ऑपरेशनल और मैनेजमेंट टीम आप जो अभी हैं वही रहेगी। अब एक और चीज़ जो है, अभी तक आपकी कंपनी की इमेज हाउसिंग फाइनेंस में एक लीडरशिप के तौर पर है। क्या अब इससे एक फुल फ्लेज एनबीएफसी आप बनाने जा रहे हैं या वहीं पर फोकस रहेगा? देखिए, हमारा सेगमेंट तय है, मिड टू लोअर इनकम ग्रुप। ओके। अगले जो हमारी जर्नी गोइंग फॉरवर्ड है उसको मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। अगले 12 से 18 महीने, 6 से 12 महीने ये इन्वेस्टमेंट आने में लगेंगे, उनको इंक्लूडेड 12 से 18 महीने, जहां हमारे पास जो आज एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल लेवरेज है उसको हमें एफिशिएंसी की तरफ लेके जाना है, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को एफिशिएंट बनाना है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको एटलीस्ट 150 से 250 बेसिस पॉइंट्स कम करना है। अगले 12 से 18 महीने का सिंगल माइंडेड फोकस वो है। 18 महीने ऑनवर्ड्स इस सेगमेंट को, लो टू मिड इनकम ग्रुप को, जो भी लोन की रिक्वायरमेंट है उसको हम कमर्शियली इवैल्यूएट करेंगे। अगर हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर्स में वो बैठेगा तो उस प्रोडक्ट को हम ज़रूर करेंगे। ना ही सिर्फ लोन स्ट्रक्चर्स, जो भी उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज रिक्वायरमेंट है, जो लोन टाइप फाइनेंशियल सर्विसेज रिक्वायरमेंट है वो हम अपनी बैलेंस शीट पे करेंगे। नेटवर्क इतना बड़ा है, क्लाइंट बेस इतना बड़ा है, उसको लेवरेज करके पार्टनरशिप्स बनाएंगे फॉर सर्विसेज विच आर अदर देन लोन्स। सो हाँ जी, ये बिल्कुल एक फुल सर्विस नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी होगी। बड़े मजबूत प्रमोटर के आने के साथ साथ क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग और इम्प्रूव हो सकती है, और साथ ही क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, आप जो पैसा उधार लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्या उसमें कमी आने की उम्मीद है? तो द होल ऑब्जेक्टिव जो मैंने पहले भी बोला कि जो हम लेवरेज लेते हैं 4 टाइम 5 टाइम का, वो उसकी जो फाउंडेशन है एक्विटी है। एक्विटी सिर्फ कि आपकी 20,000 करोड़ की नेटवर्थ है या 30,000 करोड़ की नेटवर्थ है उससे नहीं होती है, उस एक्विटी के पीछे कौन खड़ा है। तो अब एक्विटी भी है, बहुत हाई क्वालिटी प्रमोटर भी है, तो क्रेडिट रेटिंग्स पे तो इम्पैक्ट होना बट लॉजिकल है। हम किस स्पीड से करवा पाते हैं, कॉस्ट में रिडक्शन होना बट लॉजिकल है। वो 150 बेसिस पॉइंट्स मैं 18 महीने में करवा पाता हूँ या 6 महीने में करवा पाता हूँ, ये होना है, ये तय टाइम की बात है, होना है, ये तय है। कितने दिन में करवा पाता हूँ बस उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक और चीज़, आपके स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स का बड़ा बेस है जी। काफ़ी इन्वेस्टर्स है, वाइड स्प्रेड स्टॉक है, काफ़ी सालों से वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि पैसे बने इस स्टॉक में। अब ये बड़ा मोमेंट आया है, जस्ट उनके बिहाफ में एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्या कंपनी अब एक हाई ग्रोथ के रास्ते पे बढ़ेगी इस बड़े डेवलपमेंट के बाद? अगले 3 साल 5 साल में कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है सम्मान कैपिटल? एक क्या विजन है आपका, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हमने एक टारगेट तय किया है, फाइनेंशियल ईयर 27 में हमारा AUM 1 लाख करोड़ होना चाहिए। ओके। अभी माइंड में जो थोड़ी स्केप्टिसिज्म थी वो भी अब चली गई है, उसको मैं कैलिब्रेट करूँगा। अगले 6 महीने हमको तैयारी करनी है इस इन्वेस्टमेंट की, इस इन्वेस्टमेंट को अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाने की इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स जो हम कर रहे हैं आज, उसी को करते रहेंगे, राइट, विच इज़ लेगेसी बुक की अनवाइंडिंग, ग्रोथ बुक की ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दैट। एक बार ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो अपना फाइनेंशियल ईयर 27 का गोल तय है, 1 लाख करोड़ की AUM। फाइनेंशियल ईयर 30 में जो दूसरा गोल है वो $1 बिलियन प्रॉफिट का है। $1 बिलियन प्रॉफिट, ये FY 30। हाँ जी, तो उसी स्पीड से कंपनी को बढ़ाना है। हमारा प्रॉफिट कहीं ऊपर से लॉटरी से तो निकलता नहीं। लोन देते हैं, लोन रिकवर करते हैं, उसमें जो पैसा बचता है वो हमारी कमाई है जी। तो वो कमाई हमारी $1 बिलियन की हो। काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग और बड़े टारगेट रखे हैं गगन जी आपने। $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,800-9,000 करोड़ का प्रॉफिट वित्त वर्ष 2030 तक, और वित्त वर्ष 2027 तक 1 लाख करोड़ का AUM, जो अभी मेरे ख्याल से 65,000 करोड़ के आसपास है अभी। तो ये आपके टारगेट्स हैं। एक और आखिरी सवाल, IHC ही क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी कंपनी है,
बहुत सारे दावेदार भी आए होंगे, बहुतों को इंटरेस्ट भी होगा। बीच में जो थोड़े बदलाव हुए उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड जो कंपनी में आए, तो वाई IIC इज मोस्ट सुटेबल? देखिए, एक जो इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, वो अगर उसको ट्रूली अपनी लाइबिलिटी साइड को एसेट बनाना है, वी नीडेड अ पार्टनर जो इस बिजनेस को अगले 3 या 5 साल के लिए नहीं देख रहा, परपेचुटी के लिए देख रहा है। IHC का जो स्ट्रक्चर है वो कंपनीज में, अनलाइक अ प्राइवेट इक्विटी फंड, वो कंपनीज में इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते कि वो अगले 3 से 5 साल के बाद एग्जिट लेंगे। वो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, एंड ये उनके लिए इंडिया फाइनेंस में एक ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है। तो IHC इस कंपनी का प्रमोटर मेरी रिटायरमेंट के बाद भी होगा। तो उस टाइप का ही पार्टनर चाहिए था जो कंटिन्यूटी रखे कंपनी में, सॉलिडिटी दे हमारे क्रेडिट पार्टनर्स को, हमारी रेटिंग एजेंसीज को, रेगुलेटर्स को एक कंफर्ट हो कि एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड है। तो उसमें एक कंपनी जिसकी मार्केट कैप $240 बिलियन है, उससे बेटर पार्टनर मिल नहीं सकता। तो जैसे ये मैं बोलूँगा कि एक हमारे लिए एज मैनेजमेंट तो ये प्रोफेशनल रीबर्थ है ही, बट एज द वाइडर स्टेक होल्डर इकोसिस्टम, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी को स्टेबलाइज किया लास्ट ईयर, उनके लिए, सबके लिए इससे बढ़िया पार्टनरशिप हो नहीं सकती। और ये डील पूरी होने में कितना समय लगेगा? ओपन ऑफर से लेकर पूरी डील, वैसे तो वारंट्स लिए जाने तो 18 महीने का समय है, राइट? नहीं, तो एक करेक्शन करूँगा कि जो इनका स्टेक है, जो ये कैपिटल लेके आ रहे हैं, उसमें अबाउट 41.3% इनकी इक्विटी रहेगी जी। 15% ऑफ दैट विल कम वाया वारंट्स, 26% विल कम वाया स्ट्रेट इक्विटी। ओके। जो वारंट्स हैं उनका मैक्सिमम टाइम है 18 महीने। एज आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ट्रांच ऑफ वारंट्स भी depending on when approval comes will come more or less at the same time as equity। अच्छा। तो 31% मोटा अपफ्रंट आ जाएगा, बाकी 10%, और फिर जो ओपन ऑफर में है वो तो एनीवेज कंपनी को नहीं है, वो शेयर होल्डर्स को। ठीक बात है, बिल्कुल। गगन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बड़ी डील के लिए। और आई एम श्योर एक IHC जैसा बड़ा इक्विटी पार्टनर प्रोमोटर के तौर पर आपकी कंपनी में आ रहा है, और आपने जो बड़े टारगेट रखे हैं अपनी कंपनी के लिए, वित्त वर्ष 2027 तक 1 लाख करोड़ का AUM, वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 9,000 करोड़ का प्रॉफिट, और ROE 15 से 16%। आई एम श्योर आपके शेयर होल्डर्स को काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गगन बंगा साहब, MD और CEO सम्मान कैपिटल के इस बड़ी डील पर पूरी तरह से विस्तार से बताते हुए।